Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 10 जुलाई 2026 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सबांग पोर्ट को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, आपने देखा होगा। तो चलो इसकी लोकेशन बताओ, कौन से कंट्री में ये सबांग पोर्ट करेंट समय पर प्रेजेंट है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में इसको टाइप करके लिख देना, जिससे कि आप इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं। आज हमारा न्यूज़पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आर्टिकल्स कोई ज़्यादा मतलब 2-3 आर्टिकल ऐसे हैं जो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आज का जो सेशन है ये मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ओपिनियन बिल्टअप करने का जो मौका है वो आज सेशन के अंदर में मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल हमारे सामने प्रेजेंट है, शुरुआत ही हम एडिटोरियल के साथ में कर रहे हैं। और इस एडिटोरियल में आपको पता है फ्राइडे है, फ्राइडे में एक पॉडकास्ट टाइप एडिटोरियल पब्लिश होता है। ये दो राइटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोनों इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि शुड इंडिया रीस्टार्ट डायलॉग विद पाकिस्तान, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ में फिर से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि पहले आज से लगभग 2016 से पहले अगर आप देखोगे तो रिलेशंस को काफ़ी हद तक मेंटेन करने की कोशिश की गई है, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, बार बार आतंकवादी जो हमले यहाँ पर पाकिस्तान करवाता है, एक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया के अंदर में वो दिखाता है, उस वजह से रिलेशंस लगातार यहाँ पर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान खराब होते हुए नजर आए। तो क्या ये आज का सही समय है कि हमें इसको रीस्टार्ट करना चाहिए? तो दोनों ही राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हैं। एक का कहना कुछ और है कि हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर दो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन दूसरे राइटर जो यहाँ पर आपको ये महिला दिख रही हैं, इनका यहाँ पर कहना है कि नहीं, इसमें कुछ शर्तें होंगी। अगर हम लोग इसको रीस्टार्ट करने की सोचते भी हैं तो वो शर्तों को हमें सबसे पहले फोकस करना होगा। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर इसका सिनेरियो आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये टॉपिक आपको इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी रेडी करेगा, एक ओपिनियन आपके सामने जनरेट होगा। तो मामला क्या है, न्यूज़ में क्या चल रहा है वो हम लोगों ने समझा। क्योंकि दोस्तों ये न्यूज़पेपर एनालिसिस खास इसलिए है क्योंकि हम न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं, नोट्स बन जाते हैं, रिवीजन पॉइंटर मिल जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाता है, हर एक चीज़ आपको एक ही पीडीएफ के जरिए से मिल जाती है। इसलिए मेक श्योर करें जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पे ये सेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो न्यूज़ में क्या चल रहा है दोस्तों, एक ग्रुप ऑफ एमिनेंट इंडियन सिटीजन, एक ग्रुप है जिसको लीड किया है गांधी अनूपी शाह ने। इन्होंने अपील करी है भारत की सरकार से, पाकिस्तान की सरकार से कि आप आपस में अपनी बातचीत को फिर से शुरू कर दो, आप पड़ोसी देश हो। इस चीज़ की अपील की गई। तो इसके बाद दोबारा से एक डिबेट छुड़ चुकी है, क्या वाकई में इंडिया को बातचीत वापस से शुरू कर देनी चाहिए पाकिस्तान के साथ में, वो भी 10 साल बाद। क्योंकि 2016 से पहले ही यहाँ पर इस प्रकार से बातचीत हुआ करती थी, डिस्कशंस हुआ करते थे, बट 2016 के बाद से कोई भी ऑफिशियल लेवल पर तो सरकार के बीच में बातचीत हुई ही नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, 2016 के बाद। तो ये ऐसा क्यों हुआ, 2016 में ऐसा क्या हो गया? क्योंकि 2016 में पठान कोट टेरर अटैक ये पाकिस्तान ने करवाया, उरी टेरर अटैक करवाया 2016 में, है ना। और ऐसा नहीं है कि भाई 2016 के बाद में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर में आतंकवादी हमले करवा के वो रुक गया हो। आप देखोगे अभी पिछले साल 2025 में पहलगाम टेरर अटैक होता है, 2019 में पुलवामा अटैक होता है, तब से अब तक बहुत सारे मेजर टेरर अटैक्स यहाँ पे पाकिस्तान करवा चुका है। यानी कि ये रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम कभी सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के साथ में बैठकर बातचीत की जाए। ये इतना बड़ा इशू यहाँ पर बन चुका है। लेकिन ये जो डिस्कशन है ये दो व्यक्तियों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को दिखाता है, दो व्यक्तियों के व्यू पॉइंट्स को शेयर करता है। सबसे पहले जो पर्सन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इनका नाम है मणिशंकर अय्यर। ठीक है, इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में जो महिला हैं उन्होंने अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए हैं वो समझ लेते हैं। तो अय्यर साहब का यहाँ पर मेन आर्ग्यूमेंट यह है कि देखो बातचीत तो बहुत ज़रूरी है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। ठीक है, डायलॉग इज़ नेसेसरी। और अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो आपस में एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती रहेंगी और टेंशन और बढ़ते रहेंगे, कोई भी इसका उपाय नहीं निकलेगा, पड़ोसी देश हो, ऐसा यहाँ पर कहना है। ये दूसरी बात यहाँ पर इनके मेजर पॉइंट्स में पहला पॉइंट ये कहा जाए है कि इंडिया पाकिस्तान पिछले 12 साल से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके अब तुरंत उतनी ही जल्दी हमें गवर्नमेंट लेवल पर बातचीत को, अपने डायलॉग्स को शुरू कर देना चाहिए।
क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा परफेक्ट टाइम नहीं है डायलॉग के लिए, और अगर हम इंतज़ार करते रहेंगे, क्योंकि अभी भी सिनारियो ऐसा ही बना हुआ है जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं कि हाँ बातचीत नहीं हो पाएगी, तो अगर हम वेट करते रहेंगे तो इससे प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ेंगी और कोई उपाय नहीं निकलेगा। थर्ड, यहाँ पर इनका कहना है कि ये जो डिस्कशंस हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको करना शुरू कर देना चाहिए रिगार्डलेस हु इज़ इन पावर। ये मत देखो कौन पावर में है, कौन सत्ता में इंडिया में है, कौन सत्ता में पाकिस्तान में है, बस खाली डिस्कशन को शुरू कर लो, आपस में डायलॉग्स को मेंटेन करना शुरू करो। ये कहना है, किसी पर्टिकुलर लीडर से एसोसिएटेड नहीं है। और इनका ये भी मानना है कि पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपस में, पीपल टू पीपल रिलेशंस, वो भी कंटिन्यू होने चाहिए। भले ही अगर सरकार ना बातचीत कर रही हो तो लोगों के बीच में रिलेशंस मेंटेन होने चाहिए, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। अब ये कहते हैं, देखो हम इतिहास से कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। राइटर साहब कहते हैं कि इंडिया ने बहुत सक्सेसफुली पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स के साथ में इतिहास में भी निगोशिएट किया है, बातचीत हमने पहले भी की है। फॉर एग्जाम्पल अयूब खान का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, तो यहाँ पर मदद की गई थी इंडस वाटर ट्रीटी को रिजॉल्व करने में अयूब खान के साथ। फिर उसके बाद में जिया उल हक, इनकी मदद से जो टेंशन है ओवर द सियाचिन रीजन, इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया। परवेज़ मुशर्रफ, यहाँ पे कश्मीर इशू को लेकर इनके साथ में एडवांस डिस्कशन हुआ था, थ्रू 4 पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ही बातचीत से जो भी डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। जबकि वहीं पर दूसरे हाथ की तरफ देखें तो इनका कहना है जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इन अग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के बेसिस पे काम नहीं किया गया है। अब अगर आप इसी बेसिस पे इंटरनेशनल कंपैरिजन को एक बार देखोगे तो मेंशन किया जाता है कि इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं बहुत सारे देशों के साथ में आज वो कंट्रोवर्शियल है केवल उन कंट्रीज़ के लीडर्स की वजह से, लेकिन फिर भी इंडिया ने उनके साथ में रिलेशंस मेंटेन कर रखा है ना। तो उसी आधार पे हमें भी यहाँ पर ये नहीं देखना चाहिए पाकिस्तान में किसके हाथ में लीडरशिप है, उनके साथ में बातचीत शुरू कर लो। ठीक है, हम ये बातचीत शुरू करने से क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है इनकी मदद से शांति को बना सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये तो है दोस्तों यहाँ पर अय्यर साहब के व्यू पॉइंट्स। अब यहाँ पर दूसरी राइटर हैं जिनका नाम है तारा करथा। इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं ये सुनिए। इनका मेन आर्गूमेंट यह है कि जो भी डिस्कशंस होगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ठीक है होना चाहिए, इनका भी मानना है, लेकिन केवल तब जब पाकिस्तान सीरियसली टेररिज्म के अगेंस्ट में एक्शन लेना शुरू करेगा। अपने देश में आतंकवाद को किसी भी तरीके से कोई जगह नहीं देगा। आज आतंकवाद को जगह मिल रही है, सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पर वो टेररिज्म वहाँ पे पनप रहा है और उसका जो असर है वो इंडिया में फिर दिखाई देता है। वहीं से वो लोग सपोर्ट ना करें तो ये टेरर अटैक भारत के अंदर में हुए ही ना। तो पाकिस्तान को सबसे पहले तो इन टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लेना होगा। इनके मेजर पॉइंट्स में पहला पॉइंट आता है कि दोनों कंट्रीज ही न्यूक्लियर पावर हैं, सिंपल सी बात है। तो बीच में डिस्कशन होने ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है बिटवीन दीज टू कंट्रीज़, जब जब लड़ाइयाँ होंगी, जब जब वॉर छिड़ेगा, तब तब यहाँ पर एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा बना रहेगा। तो इसलिए डिस्कशंस या बातचीत तो होनी ज़रूरी है। लेकिन इनका कहना यह है कि करंट पावर में अगर आप पाकिस्तान में देखोगे तो कौन है करंट पावर में, भले ही यहाँ पर सरकार चल रही हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मेन गवर्नमेंट का एक होल्डिंग पावर है वो वहाँ की मिलिट्री के पास में है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास में है। ठीक है, सिविलियन गवर्नमेंट के पास में इतनी पावर नहीं जितनी आसिम मुनीर के पास में। आसिम मुनीर जैसा कहेगा उस हिसाब से यहाँ पर गवर्नमेंट वर्क करेगी। इनका मानना यहाँ पर यह है कि और आसिम मुनीर जो है ये बहुत ही ज़्यादा कम पॉलिटिकल सेंसिटिव है टू प्रमोट लास्टिंग पीस। ये कभी चाहेगा ही नहीं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में इस तरीके से शांति मेंटेन हो सके। अपनी पोजीशन को कैसे मेंटेन करके रखेगा, ये है मेन मुद्दा। ठीक है, तो मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है दोस्तों यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है इन दोनों ही कंट्रीज़ में वो हमेशा से रहा है टेररिज्म, और इन दोनों के रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के बीच में भी जो आड़े आ रहा है वो भी टेररिज्म ही है। क्योंकि हर बार इंडिया ने कोशिश की है अपनी साइड से पाकिस्तान के साथ में रिलेशन को ठीक करने की। जितनी बार कोशिश की गई उतनी बार हर बार टेररिस्ट अटैक होता नजर आया है, आतंकवादी हमला होता नजर आया है। इसी वजह से दोबारा से यहाँ पर यह बातचीत शुरू करना बिना किसी टेररिज्म का सलूशन निकाले, ये भारत की पोजीशन को ही कमज़ोर करेगा और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर पाकिस्तान नहीं मानता है कि हम अपने देश में आतंकवाद को लेकर कुछ नहीं करने वाले या हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो, जैसा चल रहा है चलने दो। अदरवाइज इंडिया ही यहाँ पर कमज़ोर तौर पे दिखाई देगा, क्योंकि हमने हिस्ट्री में ये भी देखा है। अगर ऊपर अय्यर साहब इतिहास में ये बता रहे हैं कि हमने डिस्कशन करके कई बार एक सल्यूशन निकाला है,
तो हमने ये भी देखा है कि जब जब हमने कुछ ना कुछ कोशिश की है, वैसे ही वैसे यहाँ पर क्या हुआ है, इनकी साइड से कुछ ना कुछ अटैक देखने को मिला है। इनका कहना यह है कि पाकिस्तान करंट समय पर एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को फेस कर रहा है। सरकार के पास पावर नहीं है, मेन पावर मिलिट्री के पास में, उनके हिसाब से यहाँ पर देश चल रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लगातार एक अनरेस्ट आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ये क्वेश्चन भी करती हैं कि या तो टेररिज्म को लेकर वो कुछ एक्शन लेगा, या फिर हमें राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा कि जब सिचुएशन थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर में पॉलिटिकली चेंज होगी, है ना। फिर अब क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे कुछ एरियाज कि जहाँ पे हम मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। ये इनका कहना यह है कि ठीक है, अगर हम बातचीत शुरू करना भी चाहें तो एकदम से जो विवाद है आपस में एक दूसरे के कंट्रीज़ के बीच में, उन विवाद को रिजॉल्व करने के लिए डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने सजेस्ट किया है कि शुरुआत में अगर कोई बातचीत हो भी रही है तो फाइनेंशियल कॉपरेशन पर यहाँ पे डिस्कशन होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे हम दोनों बैठकर बातचीत कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन, उसके अलावा जो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग है, यानी पराली वगैरह जलाई जाती है, स्टबल बर्निंग के केसेस हो गए, है ना। तो ये जो डिस्कशन पीपल सेंट्रिक ज़्यादा होना चाहिए। लोगों के वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए कैसे हम कॉपरेट कर सकते हैं, उस पर थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पॉलिटिकल इशू जनरेट होगा फिर दोनों ही तरफ से यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो चलती हुई नजर आएंगी। क्योंकि दोनों ही एक्सपर्ट्स का मानना यहाँ पर यह है, दोनों राइटर जिनकी हम बात कर रहे हैं ये अग्री करते हैं कि अगर डिस्कशन हुआ तो इस डिस्कशन का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कॉस्ट हमको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर विजिट होती है इनकी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2015 में लाहौर में विजिट होती है, ठीक है। तो हमने कई बार शांतिपूर्वक इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है, लेकिन बार बार पाकिस्तान की साइड से जो टेररिस्ट अटैक हैं वो इन्हीं रिलेशंस को डिसरप्ट कर देते हैं। कोई भी सोल्यूशन हमारे लिए फिर निकालने का रास्ता छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। अब दोनों ही राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या है, कैसे ये डिफ्रेंसिएशन करती है दोनों के आइडियोलॉजी, आपके सामने ये प्रेजेंट है। मनी शंकर अय्यर साहब का यहाँ पर क्या कहना है, तारा कर्ता का यहाँ पर क्या कहना है। अब यहाँ पर तीसरा मैं चाहूँगा आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़, आप लोगों का क्या कहना है, आप किस तरीके से जाते हैं, इन दोनों के साथ में किसी एक तरफ बढ़ोगे या आपका तीसरा एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच रहने वाला है। अगर आपका तीसरा एक अलग से अप्रोच रहने वाला है कि क्या करना चाहिए, रिलेशंस को बिल्टअप करना चाहिए या जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, या अगर बिल्टअप करना है रिलेशंस को तो किस आधार पे करना चाहिए, किन के साथ जाएंगे, फर्स्ट या सेकंड, या फिर अपना खुद का तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू तो उसको भी ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो भी हम लोगों ने इस आर्टिकल में पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स। जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए ये छोटे छोटे सेक्शंस आपको डिवाइड करके इस आर्टिकल में दिए जाते हैं। चलिए भाई, अगला न्यूज़ आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल भी हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कशन किया। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस कुछ दिनों तक चर्चाओं में रहेंगे। आज भी यहाँ पर एक एडिटोरियल आपको देखने को मिल जाएगा, श्रुति पंदलाई जी के थ्रू लिखा हुआ है, और इन्होंने भी मेंशन किया है कि देखो कैसे हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में पार्टनरशिप को बहुत मजबूत कर सकते हैं। और कल भी मैंने ये डिस्कशन किया था, लेकिन कल हमने ये नहीं डिस्कस किया था कि कैसे मजबूत कर सकते हैं। कल हमने केवल इतनी बात की थी कि भाई कहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप स्टैंड करते हैं। अब फिलहाल इस आर्टिकल में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा, लेकिन फर्दर बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो पीडीएफ्स आप अपने सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन ये पीडीएफ्स केवल और केवल मिलता है हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का बहुत ही मिनिमम सा फी पेमेंट है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपका ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट इंस्टेंटली आपका रिकवर भी हो जाएगा। क्यों, जैसे आप ग्रुप में ऐड हो गए ना, आपको पुराने सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। इवन आपको जनवरी 2026 से पीडीएफ चाहिए होंगे तो वो सारे पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो आपका अमाउंट तो रिकवर हो गया, लेकिन बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे और आगे फर्दर भी मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल पर वापस आते हैं, ट्रैक पर क्या बात हो रही है। देखो अभी रिसेंटली क्या होता है, भारत के प्रधानमंत्री का विजिट होता है इंडोनेशिया के अंदर में, यह आप सभी लोगों ने पता है। फिर इंडोनेशिया के बाद दोस्तों प्रधानमंत्री गए हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ में कुछ डील्स वगैरह साइन की गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पर वो तीसरा कंट्री विजिट करने वाले हैं न्यूजीलैंड।
ठीक है, याद रखिएगा। तो इंडोनेशिया हमने कवर कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया कल थोड़ा सा देख लिया था, आज बाकी बचा कुछ पार्ट कवर करेंगे। और फिर न्यूजीलैंड के साथ जो जो डिस्कशन होंगे वो फर्दर फिर बाद में जब पब्लिश होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी न्यूजीलैंड के साथ में आप इस आर्टिकल में देखोगे ना, तो बताया जा रहा है कि देखो शांति एक्ट की वजह से न्यूजीलैंड से काफ़ी फायदा भारत को होगा। एंड इवन दोनों कंट्रीज के बीच में एक अग्रीमेंट है जिसको पैक्ट्स के नाम से जाना गया है, PACTS। तो यही अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी हम क्या कर सकते हैं जिससे भारत ऑस्ट्रेलिया साथ में और मजबूत हो सकें, वो यहाँ पर चर्चाओं में। न्यूज़ आपको समझ में आ गया, प्रधानमंत्री का विजिट हुआ है और विजिट होने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ में बहुत सारे अग्रीमेंट साइन करे हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के अंदर में, कि भारत ऑस्ट्रेलिया मिलकर इन फील्ड्स में बहुत काम करने वाले हैं, जैसे इकोनॉमिक फील्ड, डिफेंस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड पीपल टू पीपल रिलेशंस के सेक्टर में। फिर आपके सामने आता है एक अल्टीमेट बैकग्राउंड यहाँ पर यह है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया आज एक बहुत मजबूत पार्टनरशिप को शेयर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये विजिट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, जिसमें हम ऑस्ट्रेलियन लीडर्स के साथ में मीटिंग्स कर रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा के साथ में प्रधानमंत्री का इंटरेक्शन हुआ है, वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल होना शुरू हो गया है, आपने देखा होगा, जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में जो अवेलेबल हैं उनके साथ में प्रधानमंत्री ने एक छोटी सी बातचीत की है एक बड़े से स्टेडियम के अंदर में। फिर बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, रोड मैप्स तैयार करे गए हैं, पार्टनरशिप्स कैसे बढ़ाई जाएंगी उन पे फोकस किया गया है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यहाँ पर मानता है कि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है अगर तीसरे कंट्री पे डिपेंडेंस को कम करना है तो, और इंडिया भी इसी बात को समझता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इंडिया के पास में वो लोग हैं, वो वर्कफोर्स पावर है जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल्स को सही दिशा में यूज़ करवा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पास में वर्कफोर्स पावर कम है लेकिन टेक्नोलॉजी है, यूज़ करने वाले हम हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और दोनों ही कंट्रीज़ का यहाँ पर आज के समय पर जो एक मेन प्रॉब्लमेटिक कंट्री है, दोनों ही कंट्रीज़ की जो निर्भरता है आज चाइना के ऊपर में बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों ही चाहते हैं कि चाइना के ऊपर निर्भरता कम हो, तो इसके लिए दोनों को अपने साथ में मजबूती लेकर आनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, ऑस्ट्रेलिया में एक और कंसर्न दिखाया गया है, पता चला है कि लोगों का जो ट्रस्ट है, क्योंकि आप वैसे देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर यूएसए के ऊपर में डिपेंडेंट है ऐसे बहुत सारे सेक्शंस को लेकर, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर में पता चलता है सर्वे के माध्यम से कि यूएसए के ऊपर में ट्रस्ट ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें एक रिलायबल कंट्री की ज़रूरत है जिस पर विश्वास कर सकें। एंड इसके बेसिस पे यहाँ पर वो इंडिया को एज अ ऑल्टरनेटिव कंट्री के तौर पर देख रहे हैं। तो आज दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पे एक कॉमन सा इनका आइडियोलॉजी है, या बोल सकते हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं। जैसे दोनों कंट्रीज आज इंटरनेशनल इश्यूज़ को उठा रहे हैं, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों ही चाहते हैं कि भाई किसी सिंगल कंट्री पे निर्भरता ना हो, हमारी हो ना ऑस्ट्रेलिया की हो। और इसी के लिए ये चाइना का जो इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर में डोमिनेंस है, इसको रोकने के लिए दोनों कंट्रीज साथ में आते हैं। दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन पूरा फ्री, ओपन और सिक्योर रहे। इंडो पैसिफिक यानी कि ये रहा इंडियन ओशन और ये रहा यहाँ पर पैसिफिक ओशन, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा हमारा भारत। हम चाहते हैं ये पूरा रीजन फ्री, ओपन और सिक्योर रहना चाहिए। कोई तीसरा कंट्री उठकर आकर ये ना कहने लगे ये टेरिटरी हमारी, अपना डोमिनेशन, अपना दबदबा इसमें दिखाए। इसी के लिए हम दोनों ही कंट्रीज़ को आपस में अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है। अलाइनमेंट मतलब जो हमारी एक जैसी सोच है उसको लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट में बदल देना, यानी दोनों ही कंट्रीज़ को एक दूसरे की ज़रूरत है। और मैंने बताया एक लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, दोनों एक जैसा ही एक पर्टिकुलर चीज़ पे सोच रहे हैं। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म पे काम करने के लिए हमें कुछ संस्थानों के माध्यम से वर्क करना होगा। कुछ एग्रीमेंट्स हम लोग कर सकते हैं, जॉइंट कैपेबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम एक टाइम रख सकते हैं जहाँ पर एनुअल बेसिस पे मीटिंग्स हों, समिट्स हों, हम देख सकें कि हमने कितना अचीव कर लिया है और कैसे भविष्य में और हमें कॉपरेशन को बढ़ाना है। ये सब चीज़ चेक करने के लिए हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज़ को काम करना शुरू करना पड़ेगा। अब प्रश्न यह है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इतने करीब क्यों आते चले जा रहे हैं। रीज़न ऑस्ट्रेलिया का कंसर्न, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा हैविली इकोनॉमिकल डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर में। जैसे इंडिया की डिपेंडेंस चाइना पे है, वैसे ही कुछ ऑस्ट्रेलिया की डिपेंडेंस भी चाइना के ऊपर में, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर में सिक्योरिटी की डिपेंडेंस है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा करने के लिए अमेरिका प्रेजेंट है। लेकिन लोई इंस्टीट्यूट पोल जो पब्लिक ट्रस्ट हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बात करोगे तो यूएसए के ऊपर में मैंने बताया ना जो ट्रस्ट वगैरह है वो थोड़ा सा कम हो गया है। इंडिया का कंसर्न क्या है कि भाई इंडिया भी यही चाहता है कि चाइना के ऊपर निर्भरता कम हो। एनर्जी इंपोर्ट्स हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की कमी है इंडिया के पास में। और ईरान यूक्रेन का जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसकी वजह से इंडिया की जो डिपेंडेंसी है काफ़ी रिस्की वे में चली गई।
हमको काफ़ी नुकसान भी हुआ है, हमने बहुत बहुत इम्पोर्ट करा है ना। तो इसी वजह से दोनों कंट्रीज आ रही हैं कि हम तो मिलकर काम करेंगे ही करेंगे, इसमें एक देश को और जोड़ लेंगे जो हमारी तरह फिर से लाइक माइंडेड है, यानी कि हमारी तरह ही सोच रहा है और वो भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और वो है दोस्तों यहाँ पर जापान। याद रखिएगा। तो आर्टिकल कहता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान तीनों कंट्रीज मिलकर एक मेजर रीजनल चैलेंज से लड़ सकते हैं। किसी सिंगल कंट्री के ऊपर में डिपेंडेंस खत्म कर सकते हैं। चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ये तीनों कंट्रीज अपने पार्टनरशिप से खत्म कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो ये विजिट है, इसके मेजर आउटकम्स क्या निकल कर आए? इसका जो मेजर सबसे पहला आउटकम निकल कर आया है वो है डिफेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी। दोनों कंट्रीज ने मिलकर एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर कि भाई हाँ, हम डिफेंस सेक्टर में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। मैरीटाइम अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर में काम किया जा रहा है कि भाई इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन में जो पायरेसी वगैरह है ना, उसको यहाँ पर रोकना, या फिर जो पूरा रीजन है उसको सिक्योर करना, थ्रेट्स को रोकना, उस समुद्र में किसी प्रकार का कोई खतरा है उसके बेसिस पे दोनों कंट्री साथ में मिलकर आएंगी। इसी के लिए यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप तैयार किया है, जिसके माध्यम से दोनों कंट्रीज मिलकर उस समुद्र के इंडो पैसिफिक की सुरक्षा करेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, एंड अगर कोई एक कॉमन सा खतरा है दोनों कंट्रीज के प्रति तो दोनों मिलकर यहाँ पर उससे डील करेंगे। फिर दूसरा जो एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों वो है यूरेनियम कोऑपरेशन को लेकर। ऑस्ट्रेलिया तैयार हो चुका है भारत को ढेर सारा यूरेनियम की सप्लाई करने के लिए, और ये 2014 का जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसी के अंडर में किया जा रहा है। अब भारत के पास में ढेर सारा न्यूक्लियर वेपन आएगा, सॉरी न्यूक्लियर वेपन कह रहा हूँ, यूरेनियम आएगा, तो हम न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनमें यूरेनियम की ज़रूरत होती है, यूरेनियम जला के हम बहुत सारा बिजली का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, लेकिन यूरेनियम हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। और शांति एक्ट 2025 जो अभी रिसेंटली आया है, इसने ही यहाँ पर ये सारे नियमों को हल्का कर दिया है, जिससे यूरेनियम को लेकर जो ये डील है ये पॉसिबल हो पाई है। थर्ड जो एग्रीमेंट हो रहा है दोस्तों दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो टेक्नोलॉजी और साइबर कोऑपरेशन को लेकर है। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पे पहला एग्रीमेंट लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है पैक्ट का। पैक्ट की फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स, याद रखिएगा, जिसका मेन पर्पज़ है साइबर सिक्योरिटी में दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगी कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में, और सप्लाई चेन को सिक्योर करेंगी एक दूसरे के साथ मिलकर। क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत होगी तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों ऑब्वियस सी बात है इंडिया यहाँ पर ले सकता है ना, उस पर हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। फिर दोनों ही कंट्रीज़ को एक स्ट्रॉन्गल ऑपरेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। आर्टिकल का कहना यह है कि भाई ये जो अग्रीमेंट साइन हुए हैं, अभी 2-3 अग्रीमेंट हम लोगों ने डिस्कस किए, क्या ये अग्रीमेंट इनफ रहेंगे दो कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए? नहीं, ये अग्रीमेंट तभी सक्सेसफुल होंगे जब रेगुलर बेसिस पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होगी, दोनों कंट्रीज़ मिलकर कोऑपरेट कर रहे होंगे और इसको ऑब्वियस सी बात है इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। नहीं तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का डायस्पोरा यानी कि भारत के बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली आज ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है, तो एक मेजर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमारे लिए जनरेट होती है। आर्टिकल कहता है कि भारत के जो लोग हैं इनको मदद करनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन बिजनेस की, इंडियन मार्केट्स को यहाँ पे समझना होगा, इंडियन बिजनेस को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है, इंडियन बिजनेस को ऑस्ट्रेलियन की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, पीपल टू पीपल रिलेशंस यहाँ पे हमें एक्सपैंड करने होंगे, यही मेन पर्पज़ है। फिर बात आती है दोस्तों इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में, कि जो व्यापार है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये व्यापार भी पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया में इन दोनों के बीच में एक प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, और वो जो ट्रेड एग्रीमेंट है एक प्रकार का वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको हम ECTA कहते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों ही कंट्रीज़ की बड़ी बड़ी कंपनीज़ को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इस ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से एक्चुअली में होता क्या है कि दोनों कंट्रीज़ कहती हैं कि भाई आप हमको सामान बेचना, हम आपको सामान बेचेंगे, लेकिन उस पर एक दूसरे के ऊपर में टैक्स नहीं लगाएंगे, जिससे वो सामान उन मार्केट्स में सस्ता बिकता है। और सस्ता बिकने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी चीज़ क्या होती है कि सामान जब ये सस्ता बिकता है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो आप ज़्यादा व्यापार करोगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करोगे, ठीक है। बाकी मैं आपको बताया ट्रस्ट वाला सिचुएशन मैंने बताया, इंडियन डायस्पोरा वाला सिचुएशन बताया, तो लास्ट में इसका सोल्यूशन क्या निकलता है, मेन कंक्लूजन क्या निकलता है? तो आर्टिकल का मेन सार यहाँ पर मिलाकर यही है कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिस्कशंस है, जो कन्वर्जेंस हैं, ये ऑलरेडी बहुत क्लोज तो आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन जो अगला कदम होगा जिसके बेसिस पे हम अपने रिलेशंस को और मजबूत कर पाएंगे वो है लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशंस। लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन को बनाना जिसके बेसिस पे हम कॉपरेट कर सकें, और सही तरीके से ये कॉपरेशन के साथ साथ जो भी अग्रीमेंट अनाउंस करे गए उन अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जा सके, लागू किया जा सके, दैट्स इट।
आप कुछ भी रिवाइज करना है इस आर्टिकल से तो आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का सेक्शन अलग बना कर दिया है और रिवीजन पॉइंटर्स आपको यहाँ पर अलग बना कर दिए गए हैं। मेजर एग्रीमेंट जो साइन हुए हैं आप, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये जो सेशन है आज का वो मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगा, तो मेजर एग्रीमेंट में आप देखोगे पूछ ले इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस, तो यहाँ पर इन 4 एग्रीमेंट्स को ज़रूर से लिख देना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अब ये देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से सुना है। उसी के आधार पर जो हमने डिस्कशन किया है, यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन आपको दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, इसको पढ़िए और एक अच्छा सा आंसर लिखिए। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस से एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं, जहाँ पर केवल मिलकर आपस में अग्रीमेंट साइन कर रहे थे, अब इनके बीच में एक क्लोजनेस बढ़ चुकी है। तो इसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपने डिस्कशन करना है कि जो ये बदलाव हुआ है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और भारत ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप के बीच में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसको हम डील कर सकते हैं। ठीक है, तो बदलाव का इंपॉर्टेंस और चुनौतियां क्या है ये समझाना है। 250 शब्दों में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, हिंदी में आप रीड कर सकते हैं, नीचे दिया गया है। अब कैसे लिखना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से आप लोग शुरुआत करेंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताएंगे कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं इंडो पैसिफिक के अंदर में। फिर अलाइनमेंट कैसे हुआ है दो कंट्रीज़ के बीच में, रिलेशंस कैसे हैं कि भाई इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, डिफेंस सिक्योरिटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन है ना, फिर अभी कुछ अग्रीमेंट साइन हुए हैं। फिर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में चैलेंजेस कौन कौन से हैं, है ना, कि ऑस्ट्रेलियन फोर्सेज जो हैं, पूरी ऑस्ट्रेलिया की सरकार वो ज़्यादातर वेस्टर्न पैसिफिक के ऊपर में ज़्यादा फोकस कर रही है आज के समय पर। प्रॉब्लम यह है, तो इंडिया कैसे यहाँ पर बैलेंस कर सकता है पूरे सिचुएशन को। ट्रेड पार्टनरशिप में क्या क्या चैलेंजेस आज हैं, क्योंकि कुछ आप देख पाओगे एमएसएमईज हो गए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको आज ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर लास्ट में यही प्रॉब्लम्स को देखते हुए वे फॉरवर्ड दिए गए। वीडियो पॉज करके, मैं पूरा आंसर बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ऊपर मैंने पढ़ा दिया है, तो वीडियो पॉज करके देखिएगा और एक अच्छा सा आंसर लिखिएगा। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी 76,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पर सबमिट कर पाओगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला न्यूज़ आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाला जो आर्टिकल है ये हमारे न्यूज़पेपर के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पर प्रेजेंट है। डिस्कशन करता है व्हाई इज सेंटर रिवाइजिंग एनएफएसए। देखो, सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में एक बदलाव कर रही है, अमेंडमेंट कर रही है, लेकिन इस बदलाव के खिलाफ 2 राज्य सख्त तौर से खड़े हुए हैं। एक तो केरला खड़ा हुआ है कि केरला कह रहा है हम इन अमेंडमेंट के खिलाफ हैं, और दूसरा तमिलनाडु आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी कह रहा है ये अमेंडमेंट सही नहीं है, और ये अमेंडमेंट लागू अगर होंगे तो केरला और तमिलनाडु के अंदर में बहुत सारे परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पाएगा, अनाज नहीं मिल पाएगा। तो मामला क्या है, क्यों केरला और तमिलनाडु यहाँ पर अगेंस्ट में है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, आइए एक एक करके यहाँ पर हर एक बातों को बहुत विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके सामने जो प्रेजेंट है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है, एक संशोधन, एक बदलाव यहाँ पर इसका प्रस्ताव रखा है, और ये बदलाव का प्रस्ताव नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर में रखा है। 2013 का ये कानून है, इसमें बदलाव करने की बात हो रही है। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में ही दोस्तों आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो लागू की जाती है, और दूसरा यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना लागू की जाती है। अब इसमें फ़र्क क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, पहले ये एक्ट समझा दूँ, उसके बाद आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। 2013 का जो ये कानून है ये आज भारत की 2/3 पॉपुलेशन को कवर करता है, शहर की जनसंख्या, गाँव की जनसंख्या, पूरे देश की एक इंपॉर्टेंट जनसंख्या को कवर करता है। कवर क्या, अनाज, उनको एक फ्री में अनाज देने की बात करता है। तो आज इसी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में 2 कैटेगरीज बांटी गई हैं। कैटेगरी 1 में अंत्योदय अन्न योजना रखा गया है, जिसमें जो परिवार है उनकी स्थिति थोड़ी सी सही है, लेकिन यहाँ पर उनको सपोर्ट दिया जा रहा है इस अनाज का, कि महीने में परिवार में भले ही कितने ही सदस्य क्यों ना हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, लेकिन उनको महीने का 35 किलोग्राम यहाँ पर यह अनाज दिया जाएगा। ये अंत्योदय अन्न योजना के अंदर में डिसाइड किया गया, जो हमारा इसी एनएफएसए के अंडर में आता है। दूसरा, यहाँ पे इसमें आपको कुछ प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। प्रायोरिटी हाउस होल्ड में यहाँ पर वो हाउस चुने गए हैं जिनकी सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं स्पेशली उनके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान रखा गया है, और इसमें बोला गया है कि परिवार में जो भी सदस्य होंगे हर व्यक्ति के हिसाब से हर महीने का 5 किलोग्राम यह अनाज दिया जाएगा। 3 किलो राइस, 2 किलो वीट, यानी 3 किलो चावल मिल जाएगा, 2 किलो गेहूं मिल जाएगा, या कुछ इस तरीके से यहाँ पर अनाज दिया जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति के पर मान लो
परिवार में 5 व्यक्ति हैं, 5 सदस्य हैं, तो पांचों के लिए यहाँ पर 5-5 किलोग्राम पर मंथ के बेसिस पे यहाँ पर ये अनाज दिया जाता है। लेकिन अंत्योदया में भले ही परिवार में कितने मेंबर क्यों ना हो, चाहे 2 मेंबर हो, चाहे आपके 5 मेंबर हो, लेकिन 35 किलोग्राम ही यहाँ पर ये अनाज दिया जाएगा। इसकी जो एक अपर लिमिट है वो फिक्स कर दी गई थी, ये फिक्स कर दी गई थी, लेकिन अब यहीं पर इसकी अपर लिमिट में बदलाव हो रहा है। और अपर लिमिट में बदलाव होने की वजह से ही दोस्तों आज तमिलनाडु और केरला काफ़ी नाराज़ हैं इस बड़े बड़े से मूवमेंट की वजह से। तो सरकार ने जो बदलाव करने की कोशिश की है वो क्या है, प्रपोज अमेंडमेंट, ज़रा उसको समझते हैं। यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट पब्लिश किया था अभी 24 जून 2026 को कि भाई हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये बदलाव करना चाहते हैं। अभी करंट समय पर नियम क्या कहता है कि अंत्योदय अन्न योजना वाले हाउस होल्ड को, यानी ऐसे जो घर हैं, उनको पर मंथ के हिसाब से 35 किलोग्राम का अनाज दिया जाएगा, भले ही परिवार में कितने भी सदस्य क्यों ना हो। ये प्रेजेंट रूल है। लेकिन ये जो ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया था अभी 24 जून को, इस ड्राफ्ट में बोला जा रहा है कि इसमें हम बदलाव करना चाहते हैं। बदलाव यह है कि जो पहले बोला गया है कि परिवार में कितने भी सदस्य क्यों ना हो आपको 35 किलोग्राम अनाज मिलेगा, उसको बदल के हम ये करना चाहते हैं कि अब यहाँ पे पर मंथ के बेसिस पे जो फूड ग्रेन्स हैं अंत्योदय अन्न योजना में हर व्यक्ति के लिए 7 किलोग्राम कर दिया जाएगा। हर व्यक्ति के लिए 7 किलोग्राम, ठीक है। जो पहले यहाँ पर परिवार में कितने भी मेंबर क्यों ना हो वो 35 किलोग्राम था, अब ये कह रहे हैं कि परिवार में कितने भी मेंबर क्यों ना हो हर व्यक्ति के लिए 7 किलोग्राम है। तो कहोगे ये तो भाई प्रायोरिटी वाले से ज़्यादा बढ़िया हो गया। नहीं नहीं, हर व्यक्ति के लिए 7 किलोग्राम रखा तो है, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट भी 35 किलोग्राम रखी हुई है। ठीक है, कि मान लो अगर यहाँ पर परिवार में 2 मेंबर हैं, या मेंबर मान लो 2 मेंबर हैं परिवार में, तो 2 मेंबर के लिए कितना हो गया, 7 × 2 14, यानी 2 मेंबर के लिए केवल 14 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा उस परिवार में। लेकिन अगर यहाँ पर मेंबर ज़्यादा हैं, मान लो उसमें उस परिवार में 7-8 सदस्य हैं, तो उसके हिसाब से ज़्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट 35 किलोग्राम ही है। मिनिमम लिमिट डिसाइड कर लिया कि पर मंथ के बेसिस पे हर एक व्यक्ति के लिए 7 किलोग्राम है, लेकिन मैक्सिमम 35 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जिसके परिवार में कम लोग होंगे उनको नुकसान हो गया, नहीं हो गया? जिसके परिवार में केवल 3 ही सदस्य हैं, तो भाई पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, एक बच्चा है मान लो, अब हुआ क्या ऐसी प्रॉब्लम में कि भाई जो पहले 35 किलोग्राम मिल रहा था अब केवल उनको 21 किलोग्राम मिलेगा, है ना। तो कहा जा रहा है कि जो छोटी छोटी फैमिलीज हैं उनका तो नुकसान हो रहा है ना इसमें। और केरला तमिलनाडु के अंदर में ऐसी ही न्यूक्लियर फैमिलीज, छोटी छोटी फैमिलीज सबसे ज़्यादा हैं। तो उनको जो पहले 35 किलोग्राम अनाज मिला करता था वो कम होके या 14 किलोग्राम हो जाएगा या 21 किलोग्राम हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। बड़ी फैमिलीज पे असर नहीं पड़ेगा। जिस फैमिली में 5 मेंबर हैं, जिस फैमिली में 7 मेंबर हैं, तो भाई उनको तो 35 मिलना ही है, 35 फुल लिमिट है ही। तो एग्जाम्पल उसी बेसिस पे दिया गया है। प्रॉब्लम उनको होगा जो छोटी वाली फैमिलीज हैं जिसमें 2 या 3 सदस्य हैं। स्मॉलर फैमिलीज के लिए फूड ग्रेन्स, ये जो अनाज है, इसमें एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है और बड़ी फैमिलीज अभी भी प्रोटेक्टेड हैं। इसी वजह से तमिलनाडु और आज के समय पर जो केरला है वो अपोज कर रहे हैं। ये देखो दोनों के दोनों स्टेट्स, वाई तमिलनाडु एंड केरला अपोजिंग, क्योंकि दोनों स्टेट्स की एक लंबा इतिहास रहा है। लंबा इतिहास किस चीज़ का रहा है? दोनों ही यहाँ पर अपने अपने राज्यों के अंदर में बहुत समय से अनाज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अनाज देते हैं। लेकिन दोनों ही राज्यों में कॉमन चीज़ है कि यहाँ पर छोटी छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, 2 या 3 सदस्य वाली ज़्यादातर फैमिलीज हैं। समझ रहे हैं? ज़्यादातर हाउस होल्ड ऐसे हैं जिसमें 5 से कम मेंबर्स हैं। तो ये जो नया सिस्टम आ रहा है, इस नए सिस्टम से इन छोटी छोटी फैमिलीज को अनाज कम मिलेगा। समझ रहे हैं? और केरला लंबे समय से एक कंजम्पशन स्टेट माना गया है फूड सप्लाई के मामले में। तो अगर अनाज ये कम हो जाएगा तो एक इससे सीरियस चिंता शुरू हो जाएगी। तमिलनाडु का व्यू क्या है? तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इसको अपोज कर रहे हैं। उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो स्टेट का मंथली बेसिस पर, यानी तमिलनाडु जो राज्य है ये मंथली बेसिस पर जो अनाज देता है ये 65,261 टन दे रहा है। लेकिन जो नई पॉलिसी है इसके वजह से यहाँ पर ये कम हो जाएगा। और 18 लाख जो अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज हैं, इनमें से 15 लाख परिवार ऐसे हैं जिसमें 5 मेंबर से कम है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है छोटे परिवारों को। जिनको 35 किलोग्राम पहले मिलता था उनका कम हो जाएगा, 14 किलोग्राम 21 किलोग्राम हो जाएगा। जबकि यहाँ पर चावल ही मेन फूड है जो खासकर पुअर फैमिलीज में कंज्यूम किया जा रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में, आर्टिकल में मेंशन किया जाता है। अब यहाँ से नहीं मिलेगा तो मार्केट से खरीदेंगे तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा भाई। तो ये कहीं से भी सही नहीं है तमिलनाडु के लिए, केरला के लिए। ये दोनों स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं इस बात को रखते हैं। समझ गए ना? आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है।
समझ गए? क्लियर हो गया? अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि स्मॉल फैमिलीज़ को ज़्यादा मिल रहे हैं फूड ग्रेन, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार इस बेसिस पे ला रही थी कि भाई स्मॉल फैमिली है, एक व्यक्ति के हिसाब से चलो हमने इनफ ज़रूरत पूरी कर दी है। लेकिन जो बड़ा परिवार है उसको भी यहाँ पर कम फूड ग्रेन मिल रहे हैं। ठीक है, परिवार बड़ा है तो उसके लिए भी यहाँ पर ये जो लिमिटेड है, तो बड़े परिवार के लिए पहले भी लिमिटेड था, अब भी लिमिटेड है। तो कंसर्न क्या है, चिंता क्या है? चिंता आप देखोगे ये जो अमेंडमेंट है ये नॉर्थ और साउथ के बीच में एक और लकीर पैदा कर सकता है, एक और डिवीजन पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ स्टेट्स में जनरली आप देखोगे तो बड़े परिवार हैं, हर परिवार में यहाँ पर 6 मेंबर्स तो यहाँ पर मिनिमम देखने को ही मिलते हैं। तो उनको तो 35 किलोग्राम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि परिवार में ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पर 35 किलोग्राम मैक्सिमम लिमिट है, इतना तो मिलना ही मिलना है। जबकि सदर्न स्टेट्स में छोटे परिवार हैं तो उनको कम अनाज, उनके लिए अनाज कम अलोकेट होगा। इसकी वजह से दो रीजन्स में एक असमानता जनरेट हो जाएगी। अब इसी आधार पे एक वे फॉरवर्ड दिया गया है, सोल्यूशन दिया गया है। सोल्यूशन क्या दिया गया है? एक्सपर्ट्स यहाँ पर एक प्रॉमिस सजेस्ट कर रहे हैं, सॉरी एक कॉम्प्रोमाइज सजेस्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना यहाँ पर यह है कि हम एक काम कर सकते हैं, सरकार अपने ऊपर बर्डन कम करने की कोशिश कर रही है ना कि इतना अनाज हमें डिस्ट्रीब्यूट ना करना पड़े, तो आप बर्डन ऐसे कम कर सकते हैं कि हर एक अंत्योदय अन्न फैमिली के लिए, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य क्यों ना हो, उनके लिए आप 30 किलोग्राम कर दो। पहले आप 35 किलोग्राम दे रहे थे और इसी से बचने के लिए आपने ये पर्टिकुलर जो बदलाव है इसको करने की कोशिश की है कि यहाँ पर 7 किलोग्राम दे दिया जाएगा छोटे परिवारों में। तो इससे अच्छा यहाँ पर यह है कि आप सभी के लिए एक ही इक्वल बेसिस पे लागू कर दो, ये डिवीजन ना हो। और अंत्योदय अन्न फैमिली में ये डिसाइड कर दो कि हर महीने 30 किलोग्राम यहाँ पर अनाज दिया जाएगा, चाहे परिवार में 2 सदस्य हों चाहे परिवार में 10 सदस्य हों, लेकिन उनके लिए 30 किलोग्राम डिसाइड कर दो। इससे पुअर फैमिलीज प्रोटेक्ट रहेंगी, सब्सिडी का बर्डन भी गवर्नमेंट पे कम हो जाएगा जो वो चाह रहे थे, और फेयर तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होगा, कोई भी डिवीजन क्रिएट नहीं होगा दो अलग अलग भागों में। आई होप आपको मामला क्लियर हो चुका है क्या है और न्यूज़ में किस क्या क्या कवर हो रहा है, एंड इसका सोल्यूशन भी आपको समझ में आया। तो ये रहे रिवीजन पॉइंटर जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना, और इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है वो इसी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 1 के अंदर में बदलाव यहाँ पर किया गया है, जिसको आज तमिलनाडु और केरला एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये ओपोज कर रहे हैं। ठीक है, इनका कहना यह है कि इससे हमको ही नुकसान होगा, हमारे स्टेट के अंदर में जो छोटे परिवार हैं उनको सही मात्रा में अनाज नहीं मिल पाएगा। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने दोस्तों ये प्रेजेंट है, और ये आर्टिकल बात करता है एआई को लेकर। तो ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये हैं हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, और इनका नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, अनंत नागेश्वर नाथ शायद, है ना। तो अभी हुआ क्या एक्चुअली में, इनकी साइड से कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि इंडिया के अंदर में जो जीसीसी वाली जॉब्स हैं, भारत के अंदर में बहुत सारे सेंटर हैं जीसीसी, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नहीं है, यह है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। दुनिया की जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अपने हेडक्वार्टर्स या अपने एक कंपनी का छोटा पोर्शन अलग अलग देशों में ओपन करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके छोटे छोटे ऑफिस दोस्तों या बड़े बड़े ऑफिस आज भारत में खुले हैं। पहले भारत में देखो, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का ट्रेंड कोई नया नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन पहले ये इंडिया में छोटा मोटा काम करवाते थे, अपना बीपीओ वगैरह ओपन कर देते थे कि भाई आप कॉल सेंटर के काम को संभाल लेना, ये वो सस्ती लेबर देख के काम करते थे। लेकिन अब ये बड़े बड़े काम यहाँ पर इंडिया से करने लगे हैं, बड़े बड़े इनके ऑफिसेस ओपन हो चुके हैं। लेकिन अब बड़े ऑफिसेस होने के ओपन होने के साथ साथ यहाँ पर रिस्क था कि क्या एआई यहाँ पर इन लोगों की जॉब ले लेगा। तो यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का कहना है एआई का रिस्क भारत के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में कम रहेगा और हमेशा कम रहेगा, क्योंकि इसमें एक इंसान की ज़रूरत पड़ने वाली है हमेशा हमेशा के लिए, नए इनोवेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसमें यहाँ पर ह्यूमंस की आवश्यकता पड़ेगी, तो एआई का रिस्क इसमें जनरेट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें करना क्या है, पहले तो भाई आप ये समझो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या है। ये है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के बारे में। तो ये सेंटर वो ऑफिसेस हैं जो भारत के अंदर में सेटअप करे गए हैं, भारत के अंदर में बनाए गए हैं उन मल्टीनेशनल कंपनीज के माध्यम से, ठीक है, जो अपने बिजनेस को परफॉर्म करना चाहते हैं, दुनिया भर में अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया कोई नया ट्रेंड नहीं है, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने अपना लो कॉस्ट सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करवा रखा है, मतलब कम दाम में सर्विस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते थे अपने ऑफिसेस को, ये जगह जगह पर ऑपरेट किया करते थे। लेकिन आज ज़्यादातर भारत के अंदर में जो गल्फ कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, इंडिया के अंदर में जो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने बड़े बड़े ऑफिस ओपन कर रहे हैं, ये आज बड़े कामों को देने के लिए ओपन कर रहे हैं, जैसे पूरा ग्लोबल बैंक्स का रिस्क मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर और डिजिटल डेवलपमेंट, व्हीकल सिस्टम को डिज़ाइन करना, सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन करना,
एनालिटिकल अप्रोच कर रखना फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए। तो बड़े बड़े काम अब सौंपे जा रहे हैं, पहले छोटे छोटे काम दिए जाते थे। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का जो दर्जा है इंडिया में वो इंक्रीज़ होता चले जा रहा है। और ये कैपेबिलिटी सेंटर्स आज भारत में बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, पैसा कमा के देते हैं हमारी इकॉनमी को। इंडिया में आज दोस्तों 1800 से ज़्यादा ये कैपेबिलिटी सेंटर्स प्रेजेंट हैं, जिसमें 1.9 मिलियन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। माना जा रहा है 2030 तक यही 2,500 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में ओपन होने वाले हैं, जिसमें 30 मिलियन तक लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे। सॉरी, 3 मिलियन तक लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे, 30-30 लाख लोगों को यहाँ पर ये नौकरियाँ मिल रही होंगी। फिर आता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब यही बार बार याद आ रहा है, लेकिन यह है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है दोस्तों, आज के समय पर ये भारत की जीडीपी में लगभग 0.5 ट्रिलियन डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन देते हैं। हमारा टारगेट है कि हम इसको इतना ग्रो करें कि 2035 तक ये 10 ट्रिलियन डॉलर्स तक का कंट्रीब्यूशन दे सके इंडिया की जीडीपी में। और 2030 तक हमने एक रेवेन्यू फोरकास्ट बना रखा है कि भाई इन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के जो रेवेन्यूज़ हैं, ये रेवेन्यूज़ कम से कम 2030 तक 105 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जनरेट होना चाहिए। अब भारत में आज बहुत सारे ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सर्विसेज में सिटी बैंक है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये इंडिया में ऑपरेट कर रहा है ना, अपनी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन ये बाहर की कंपनीज़ हैं। ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेल हो गया, एक्सेंचर हो गया, HP, IBM ये सर्विस दे रहा है। कंसल्टिंग सेक्टर में JP मॉर्गन, डेलॉइट, KPMG, मैकेंजी। इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज में निल्सन हो गया, FICO, IRI। इंटरनेट के मामले में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन ये ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर में, समझे। तो ये सब ग्लोबल कैपेबिलिटी प्लेयर्स ही हैं, इंडिया में बड़े लेवल पर यहाँ पर ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या AI का खतरा इनके ऊपर देखने को मिल सकता है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के थ्रू कि ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के जो ज़्यादातर ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, इसमें एक नॉलेज इंटेंसिव वर्क की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे काम के लिए एक ह्यूमन जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इंसान के जजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इंसान जजमेंट लेगा, नए आविष्कार होंगे, डिज़ाइन, टेस्टिंग, सुपरविजन, ये सब ज़रूरी होता है। तो इसी के लिए जो AI है वो बहुत ईजिली इन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि AI को इस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं किया गया है। ह्यूमंस को तब भी यहाँ पर, मतलब ह्यूमंस आज के समय पर AI सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं, AI मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। AI जो भी अब देता है तो उसमें कुछ गलतियाँ होती है, उसको हम लोग अलग तरीके से देख रहे हैं, परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हैं। तो AI केवल एक सपोर्ट टूल की तरह होना चाहिए, और सपोर्ट टूल की तरह ही आज भी काम कर रहा है, एक कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं है लोगों का, ये एग्जैक्टली यहाँ पर कहना है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई। AI केवल वहाँ पे लोगों को रिप्लेस कर रहा है जहाँ पे मान लो एक रिपीटेटिव ऑफिस वर्क है, जहाँ पे एक ऐसा काम है जहाँ पे ऑटोमेशन की ज़्यादा ज़रूरत है और एक ह्यूमन जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, इनोवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे आप देख पाओगे जो ये AI है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं ये करंट समय पर बिल्कुल सेफ़ हैं, क्योंकि AI इस लेवल पर नहीं पहुँचा है और अभी ना ही पहुँचने वाला है। तो इस चीज़ को यहाँ पर इस आर्टिकल में डिनोट किया गया। बाकी आप रिवाइज कर सकते हैं। इस पूरे सेक्शन में आपको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के बारे में ही याद रखना है, ये क्या है और किस तरीके से काम करते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों हमारे सामने प्रेजेंट है। ये आज के न्यूज़पेपर में आपके साइंस एंड टेक वाला पेज जो होता है रोज़ पब्लिश होता है। इंटरनेशनल एडिशन में बिल्कुल लास्ट वाला पेज होता है, सॉरी दिल्ली एडिशन में लास्ट वाला पेज होता है, इंटरनेशनल एडिशन में एडिटोरियल से पहले पब्लिश होता है। तो इस साइंस एंड टेक के पेज में बात हो रही है दोस्तों NeoCep1 ट्रायल के बारे में। एक ट्रायल शुरू किया जा रहा है दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज़ में, और ये ट्रायल दोस्तों यहाँ पर शुरू हो चुका है इंडिया, वियतनाम, पाकिस्तान में, और बहुत जल्दी मलेशिया, बांग्लादेश, युगांडा में भी शुरू होने वाला है। इतना बड़ा ट्रायल। हाँ, इसमें जो यहाँ पर नवजात बच्चे हैं जिनका अभी भी जन्म हुआ है उनकी स्टडी की जा रही है, क्योंकि कुछ आप देख पाओगे जैसे बच्चों का जन्म होता है तो उनमें कई बार सेप्सिस नाम का जो इन्फेक्शन है वो फैलना शुरू कर देता है। सेप्सिस एक ब्लड स्ट्रीम में होने वाला, खून की नली में होने वाला इन्फेक्शन है, जो अलग अलग बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर ये फैल सकता है। और आज सेप्सिस की वजह से ही यहाँ पर बहुत सारे न्यू बॉर्न बेबीज़ की डेथ होती है इंडिया के अंदर में या दुनिया भर के अंदर में। आप देखोगे इससे पहले भी ऑलरेडी जो न्यू बॉर्न्स हैं, ऑलरेडी यहाँ पर घाना, कीनिया, साउथ अफ्रीका में ये ट्रायल चल रहा है, ट्रायल फेज चल रहा है, वहाँ पर इनको एनरोल करा गया है और हम सेप्सिस इन्फेक्शन का एक इलाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए NeoCep1 क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा ट्रायल है जिसमें हमारी एक बहुत बड़ी खोज चल रही है। खोज यह है कि हम एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट को खोज लें इस न्योनेटल सेप्सिस का, यानी ये जो सेप्सिस नाम का इन्फेक्शन भारत में फैलता है इसके खिलाफ। और इसमें भी एक इन्फेक्शन है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाला, कि भाई हमारे पास में जो आज एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट हैं वो एंटीबायोटिक्स भी सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं इस दवा के ऊपर में।
तो हमारा टारगेट है कि हम ऐसी दवा को खोजें जो बिल्कुल बेहतर हो और नियोनेटल सेप्सिस नाम के इन्फेक्शन को देश में यहाँ पर कम से कम कर सके। तो इसी के लिए ये जो क्लिनिकल ट्रायल है इसकी शुरुआत की गई है, ये इस वजह से न्यूज़ में है। अब प्रश्न क्या है कि भाई ये जो नियोसेप 1 ट्रायल है ये एग्जैक्टली है क्या, ज़रा इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल लेवल पर, कि एक देश में नहीं चलने वाला, ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल लेवल पर चलने वाला ट्रायल है जिसका मेन पर्पज़ एक सेफ, इफेक्टिव और अफोर्डेबल एंटीबायोटिक कंडीशंस को यहाँ पर कॉम्बिनेशंस को डेवलप करना, ताकि ये जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनको हम न्यूनेटल इन्फेक्शन से बचा सकें। क्योंकि ये इन्फेक्शन ऐसा रूप ले लेता है कई बार जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। अब मैंने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में आपको पढ़ा रखा है कि ऐसी बीमारी हो जाना जहाँ पर बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक्स भी यूज़ नहीं हो रही है। तो ट्रायल अभी एशिया अफ्रीका में हो रहा है। ये जो स्टडी है इसको स्पॉन्सर करा है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने। एक तो हमारा ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च नाम का फाउंडेशन ही है, दूसरा इन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ में कोलैबोरेट करने के बाद में इस पूरे स्टडी को फंड किया है। अब इंडिया में भी इसी तरीके से जो पहला बेबी है उसके ऊपर में जो स्टडी है वो करनी शुरू कर दी है। एक स्टडी हो रही है पुडुचेरी में, अगली स्टडी होगी रोहतक में और तीसरी स्टडी होगी मुंबई में। टारगेट क्या है हमारा? टारगेट यह रहने वाला है कि 2028 तक पूरे एशिया और अफ्रीका से 3000 न्यूबॉर्न बेबीज़ ऐसे होंगे जिनके ऊपर हम ये स्टडी करने वाले हैं। किसकी स्टडी करने वाले हैं? नियोनेटल सेप्सिस की। अब ये नियोनेटल सेप्सिस क्या होता है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा बीमारी है जो खासकर ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन फैलता है, और ये छोटे बच्चों के लिए, जो बच्चा पैदा हुआ है ना, अभी 90 दिन का भी नहीं हुआ है, 90 दिन से अंदर ही अंदर ये बीमारी फैल सकती है। इससे यहाँ पर क्या होगा, देखो मेनली यहाँ पर ये उन बच्चों को इम्पैक्ट करती है, जैसे होता है ना कि भाई वैसे तो बच्चे का जन्म 9 महीने बाद हो रहा है, लेकिन कुछ प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं 9 महीने से पहले, यहाँ पर 7 महीने में 8 महीने में यहाँ पर उनका जन्म हो जाता है, या कुछ अब जन्म होता है तो जो वेट वगैरह है वो भी बहुत कम कम रहता है उनका। जो लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें न्यूनेटल इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, इस सेप्सिस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सेप्सिस भी दो प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, एक होता है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस और दूसरा होता है लेट ऑनसेट। नाम से पता चल रहा है अर्ली ऑनसेट जो बेसिकली बच्चा पैदा हुआ है और पहले 72 घंटे के अंदर में ही, पैदा होने के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर ये इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा लेट ऑनसेट सेप्सिस होता है जहाँ पर 28 से 90 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर बच्चे में ये इन्फेक्शन फैलना शुरू होता है। इसके पीछे के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। अब ये डेंजरस भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि वो इन बीमारियों से लड़ सके, कि उसकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया गया उस बैक्टीरिया से उसका बॉडी लड़ना शुरू कर दे, नहीं। तो इसके लिए छोटा मोटा इन्फेक्शन भी उनके लिए जानलेवा हो सकता है। तो न्यूनेटल सेप्सिस एक सेकंड लीडिंग कॉज माना गया है। आज पूरे दुनिया भर में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ की सबसे ज़्यादा डेथ होती है उसमें पहला कारण है न्यूनेटल सेप्सिस, सॉरी सेकंड कारण है न्यूनेटल सेप्सिस। इवन इंडिया में भी आप देख पाओगे जो भी यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबीज़ की जान जाती है, डेथ होती है, 30 to 40% केसेस न्यूनेटल सेप्सिस की वजह से होते हैं। तो न्यूनेटल डेथ में एक हमेशा से यहाँ पर एक लीडिंग कारण बन के रहा है ये सेप्सिस। अच्छा, लेकिन कैसे, आखिरकार कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये सेप्सिस का इन्फेक्शन बच्चों में फैल सकता है? तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया नहीं है दोस्तों, 4-5 टाइप के बैक्टीरियाज आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो आपके सामने प्रेजेंट है जिसका नाम है क्लेबेसिला निमोनिया, फिर है एशरिका कोली जिसको ई कोली कहा जाता है, फिर है एसिनोटोबैक्टर स्पीशीज़, देन है स्यूडोमोनास एरोगिनोसा। तो ये कुछ कॉमन बैक्टीरियाज है जिसकी वजह से बहुत सारे जो इन्फेक्शंस है, सेप्सिस के इन्फेक्शन, वो इन बच्चों के अंदर में, न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर में फैलते हुए नजर आते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब होता क्या है, इंडिया के अंदर में तो ये मेजर बैक्टीरियाज है जो हमने डिस्कस किए, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में दोस्तों एक दूसरा ही बैक्टीरिया है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और उसका नाम है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, GBS। ये मेन कारण है न्यूनेटल सेप्सिस का। क्या बच्चों को ही न्यूनेटल सेप्सिस हो सकता है? नहीं, बच्चों के साथ साथ यहाँ पर जो बड़े हैं, किसी भी एज के व्यक्ति को न्यूनेटल सेप्सिस हो सकता है। बच्चे में प्रॉब्लम यह है कि उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होगा इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी, तब यहाँ पर वो बीमारी से लड़ सकेगा। अब जैसे यहाँ पर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की बात हो रही है तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इसकी वजह से न्यूनेटल के सेप्सिस के केसेस होते हैं, लेकिन भारत में केवल 2 से 5% ही न्यूनेटल के केसेस इस स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से आते हैं। अदरवाइज इंडिया में ज़्यादातर केसेस इन बैक्टीरियाज की वजह से आते हैं। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ अर्ली ऑनसेट के बारे में हमने समझा। अब अर्ली ऑनसेट में भाई 72 घंटे के अंदर अंदर बच्चे के अंदर में ये इन्फेक्शन फैल जाना, ये आखिरकार कैसे? कई बार प्रीनेटल मेडिसिन का ज़्यादा उपयोग करने की वजह से ये सेप्सिस का इन्फेक्शन बच्चे में जा सकता है, या ये जो बैक्टीरिया एंटर करता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर में उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। यानी ये जो पैथोजेंस, ये जो बैक्टीरिया बच्चे में जाता है 72 घंटे के अंदर में, ये सीधा मदर के प्लेसेंटा से ट्रांसमिट होता है, मदर के प्लेसेंटा से।
ठीक है, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, तो मदर से सीधा बच्चे में ट्रांसमिट होता है, इसलिए 72 घंटे के अंदर अंदर न्यूनेटल के केसेस आते हैं। अच्छा, वो वाला केस बताओ जो इसमें 90 दिन के आसपास केस दिखाई देता है, यानी 90 दिन के अंदर अंदर कभी भी निकल कर आ रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न हो सकता है बहुत सारा। फॉर एग्जाम्पल, जन्म समय से पहले हो जाना, या फिर जो कह सकते हैं कि हम लोगों का आसपास का एनवायरनमेंट है, जिस हॉस्पिटल के अंदर में बच्चे ने जन्म लिया है उसका आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ से भी जो बैक्टीरिया, अगर कोई इस प्रकार का बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट है, पनप रहा है, तो वो बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। समझ रहे हैं? तो कंटेमिनेशन भी एक रीज़न हो सकता है, इस वजह से 90 डेज़ वाले केसेस भी यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो ये लेटर वाला और ऑनसेट वाला, अर्ली ऑनसेट वाले केसेस के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। और इन्हीं केसेस को स्टडी करने के लिए इस पे नियोसेप 1 ट्रायल शुरू किया गया है, और ये केवल एक देश में नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रायल शुरू किया गया है, जहाँ पे सेफ, इफेक्टिव और अफोर्डेबल मेडिसिन को खोजने की कोशिश की जा रही है। इस ट्रायल का पार्ट 1 साउथ अफ्रीका एंड कीनिया के अंदर में कंडक्ट किया गया है, और इसके माध्यम से हम लोग कुछ नए डोजेस को खोज पाए हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 2 डोजेस बताई जा रही हैं, एक है फोसोमाइसिन एंड दूसरा है फ्लोमक्सेफ। ये कुछ 2 दवाइयाँ हैं दोस्तों, जिनको हम दूसरे एंटीबायोटिक्स के साथ मिलाकर यूज़ कर सकते हैं इस सेप्सिस वाले केसेस को डील करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग कुछ और भी अल्टीमेट ट्रीटमेंट्स को खोजना चाहते हैं जहां पर बच्चे की जान को बचाया जा सके। अदरवाइज मैंने आपको बताया, डेथ के नंबर्स, परसेंटेजेस ये बहुत ज़्यादा हैं कि भाई इंडिया के अंदर भी मैक्सिमम केसेस आपको 40 to 50% केसेस देखने को मिल रहे हैं, जब जहां पर न्यूबॉर्न बेबीज़ की डेथ होती है वो केवल और केवल सेप्सिस इन्फेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल यहाँ पर भी एग्जैक्टली समाप्त। तो बाकी कुछ भी रिवाइज करना है तो आप इन रिवीजन पॉइंटर्स के जरिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। अब देखो, आज ना ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि आज मेंस ओरिएंटेड सेशन ज़्यादा था, वैसे टॉपिक ज़्यादा थे जो एनालिटिकल बेस्ड थे, और मेंस का क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है आज का, एक छोटा सा, एक ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सभी लोग आराम से नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी सबांग पोर्ट को देखना है ही मैप में, वो आपको मैंने बता दिया है। क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज द मेजर कॉज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस इन डेवलप्ड कंट्रीज। भाई, जो विकसित देश है वहाँ पे नियोनेटल सेप्सिस जो फैलता है बच्चों में, उसके पीछे का मेजर कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है, ज़रा ये बताओ। अब इसी कॉमन बैक्टीरिया की वजह से भारत में भी 2 से 5% केस आता है, लेकिन भारत में केवल 2 से 5% केस आते हैं नियोनेटल सेप्सिस के इस बैक्टीरिया की वजह से, लेकिन दुनिया भर में मेजर केसेस उसी बैक्टीरिया की वजह से। कौन सा बैक्टीरिया, याद करो, अभी बताया है। क्लेब्सिलिया निमोनिया, या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, या सीडोमोनास एरिगोनोसा, या फिर एसिनेडोबैक्टर स्पेसिस। कौन सा यहाँ पर इसमें से सही आंसर होना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। आज के लिए बस इतना ही। डिस्कशन होता है समाप्त। न्यूज़पेपर को कम्प्लीटली हमने कवर कर लिया है। पीआईबी वाला सेशन मॉर्निंग में हम लोग कर चुके हैं 5:30 बजे, उसको एक बार देख लीजिएगा। आज के लिए ख़त्म, करंट अफेयर्स का काम तमाम। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।